topic. Today topic is search for genetic material. पिछला जो टॉपिक था इस चैप्टर का डीएनए स्ट्रक्चर और दूसरा था पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अभी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है हम जानते हैं, डीएनए, लेकिन यहाँ पर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि वो कब पता चला, किसने पता चलाया और उसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्या पाथ है, किसने किसने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया। तो फाइनली डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल डिस्कवर्ड बाय हर्शी एंड चेज इन 1952। ओके, उससे पहले अवेरी, मैकलियोड, मैककार्टी ने भी पता लगा लिया था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। और इनका जो एक्सपेरिमेंट है इसकी बैकग्राउंड तैयार की थी ग्रिफिथ ने। और जेनेटिक मटेरियल का जो कंसेप्ट था वो मेंडल उसके जनक हैं, फादर हैं। हम जानते हैं ऐसा कि फादर इज द जेनेटिक्स इज मेंडल। हाँ, लेकिन मेंडल ने तो बताया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया था कि समथिंग प्रेजेंट इन सेल और इन ऑर्गेनिज्म विच ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन आफ्टर जनरेशन, दैट इज फैक्टर। फैक्टर बोला था, उस चीज़ को इन्होंने फैक्टर बोला था, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि वो चीज़ प्रोटीन है या वो चीज़ कोई और चीज़ है। एफ मिस्टर का हम पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ प्रेजेंट होता है एसिडिक, जो रेस्पॉन्सिबल है हेरिडिटी के लिए, इन्होंने ये बताया। लेकिन क्या है वो केमिकली, इनको भी नहीं अंदाजा था। सटन बोवेरी ने एक हेरिडिटी की थ्योरी दी क्रोमोसोम पर आधारित। दरअसल हेरिडिटी के बारे में काफ़ी बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया था मेंडल ने। बस ये नहीं जानते थे ये कि वो चीज़ क्या है, व्हाट इज दिस, उसका फिजिकल नेचर इन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। इन्होंने जस्ट हाइपोथेटिकली एक तरह से अपने दिमाग से एक कहानी बनाई, लेकिन वो कहानी बिल्कुल सटीक थी और समय में बहुत पहले इन्होंने काफ़ी अपने समय से काफ़ी पहले इन्होंने वो बातें बताई, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं था, फिजिकल प्रूफ। इसलिए इनको काफ़ी समय तक तो साइंटिस्ट की कम्युनिटी ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। वही चीज़ जो इन्होंने बताई उसी का पैटर्न इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा। तब तक क्रोमोसोम पता चल गया था कि क्रोमोसोम इज समथिंग, और वो माइक्रोस्कोप से दिखाई देता था। तो मियोसिस में जो पैटर्न इन्होंने फैक्टर का बताया था कि मियोसिस होगा तो फैक्टर इधर जाएगा, फैक्टर इधर जाएगा, वही सारी चीज़ें क्रोमोसोम में हो रही थी। तो इन्होंने सटन बोवेरी ने वो कंसेप्ट दिया। लेकिन वो फिजिकली क्या है, मीन्स केमिकली क्या है, बायोकेमिकल नेचर क्या है उसका, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, या फिर आरएनए है, डीएनए क्या है, तो वो इन लोगों के कंट्रीब्यूशन से पता चला। इन्होंने पता लगाया, फाइनली पता तो इन्होंने भी लगा लिया, और इनका जो भी तरीका था उसका बेस इन्होंने तैयार किया था। ठीक है, तो हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, ठीक। तो सबसे पहले ग्रिफिथ के बारे में, फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन 1928 इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, कई सारे एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट्स में इन्होंने जो ऑर्गेनिज्म लिए वो ऑर्गेनिज्म एक तो बैक्टीरिया था,
जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया डिजीज करता है, कौन सी? निमोनिया डिजीज करता है। ठीक है, तो एक तो बैक्टीरिया हो गया, और दूसरा इन्होंने जो ऑर्गेनिज्म लिया वो माउस लिया। माउस और बैक्टीरिया, बहरहाल देखते हैं। ये है कुछ। अब बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन हैं यहाँ, जो एक स्ट्रेन तो है एस स्ट्रेन और दूसरा स्ट्रेन है आर स्ट्रेन। आर एस स्ट्रेन कुछ नई बात नहीं। एस का मतलब है स्मूथ और आर का मतलब है रफ। हमने पढ़ा है 11th क्लास में कि अगर बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट है तो वो स्मूथ अपीयरेंस होती है उसकी, और वो जो कैप्सूल होता है वो पॉलीसेकेराइड का बना होता है, पॉलीसेकेराइड का। और जिसके ऊपर कैप्सूल होता है वही बैक्टीरिया कैसा होता है? वायरुलेंट, मतलब डिजीज कॉजिंग होता है। ठीक है, तो सिंपल है, एस स्मूथ किसकी वजह से? पॉलीसेकेराइड की वजह से, और यही होगा वायरुलेंट, डिजीज कॉजिंग। तो जब इस बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया माउस में, और तब बीमारी हुई माउस में और वो डेड हो गया। अब यही चीज आर के साथ करते हैं। तो आर क्योंकि नॉन वायरुलेंट है, नॉन कैप्सूल वाला है, नॉन कैप्सुलेटेड, और इंजेक्ट किया और माउस नहीं डेड हुआ, लिविंग बना रहा। ये तीसरा एक्सपेरिमेंट, जो एस स्ट्रेन जो डेड करता था माउस को, अब की बार उसे हीट से किल कर दिया। वो एस स्ट्रेन हीट की वजह से मर चुके सभी बैक्टीरिया, है ना। और जब बैक्टीरिया में इंजेक्ट की माउस में इंजेक्ट किया, तब माउस डेड नहीं हुआ। और एक और बात यहाँ सीखने की है, इनसे बाद में जब सैंपल कलेक्ट किए गए, तो इससे जब सैंपल कलेक्ट किए गए तो उसमें आर स्ट्रेन वाला ही मिला, है ना। इससे जब सैंपल कलेक्ट किए गए तो उसमें एस वाला ही मिला, और जब इससे सैंपल कलेक्ट किया गया तो उससे कुछ भी नहीं मिला, है ना। नो बैक्टीरिया इनसाइड दिस बॉडी ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ओके। अब जरा अगला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन दोनों को मिक्स कर दिया, बेसिकली आर स्ट्रेन को और एस स्ट्रेन को। ठीक है, और हुआ ये, माउस विल डाई। अब इसको किस तरह से हम समझें, है ना। हुआ क्या इसके अंदर, उससे पहले आप इससे सैंपल कलेक्ट करो। तो दरअसल इससे जो सैंपल कलेक्ट किया, उस सैंपल में एस सेल भी प्रेजेंट है, लिविंग। इसमें तो कोई मिली नहीं थी क्योंकि डेड कर दिया था, लेकिन यहाँ तो एस सेल प्रेजेंट है, और यहाँ आर सेल भी। अच्छा, क्योंकि आर सेल तो यहाँ पर लिविंग है तो वो मिल सकती हैं, लेकिन एस सेल तो डेड है, वो क्यों मिली यहाँ? जबकि जब डेड सेल इधर डाली थी तो नहीं मिली थी, इधर मिली। तो हमने यही अंदाजा लगाया कि डेड सेल तो लिविंग हो नहीं सकती। ओके, जब एस डेड सेल हो गई है तो वो लिविंग, जब डेड एक बार हो जाएगी तो दोबारा लिविंग तो कोई भी चीज़ नहीं होती, है ना। कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं होता डेड के बाद लिविंग। तो जरूर ऐसा हुआ होगा कि जो आर स्ट्रेन है वही कन्वर्ट हो गया किसमें? एस स्ट्रेन में। कुछ आर तो आर ही बने रहे, और कुछ आर कन्वर्ट हो गए एस स्ट्रेन में। ठीक है, वो कैसे? जरूर ऐसा हुआ होगा कि एस स्ट्रेन के अंदर कुछ सब्सटेंस होगा, डेड एस के अंदर,
वो ऑर्गेनिज्म तो डेड हो गया, बैक्टीरिया तो डेड हो गया, लेकिन उसके अंदर प्रोटीन है ना, डीएनए, आरएनए, वो सभी डीनेचर्ड थोड़ी ना हो गए। हो सकता है उसमें कुछ अभी भी बचा हो, जो मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल जो अपना वर्क कर रहा हो, और वही कोई केमिकल, कोई मॉलिक्यूल दरअसल ट्रांसफर हो गया डेड एस से आर में, और वो जो आर वाला है वो चेंज हो गया एस में। तो ग्रिफिथ ने यही बोला कि समथिंग ट्रांसफर फ्रॉम डेड एस स्ट्रेन टू आर living strain, and this R strain change into S strain. Okay, means this R strain transform into S strain, और ट्रांसफॉर्म करने वाली जो चीज है जिसकी वजह से भी ये ट्रांसफॉर्म हुआ, उसको बोला गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। वो सब्सटेंस जिसकी वजह से आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हुआ, उस चीज को, उस मॉलिक्यूल को ही बोला गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो बहरहाल ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को डिस्कवर किया, बट ये तो नहीं पता चला कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है क्या, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन क्या है, नहीं अंदाजा। तो ये साइंटिस्ट्स हैं अवेरी, मैकलियोड, मैककार्टी, 1933 टू 44। इन्होंने एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ वाले एक्सपेरिमेंट को ही आगे बढ़ाया और इन्होंने प्रूव किया डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। जब तक इन्होंने प्रूव नहीं किया था, उससे पहले यही माना जाता था कि प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल। इनके एक्सपेरिमेंट को भी देख लेते हैं। तो वहीं से लेते हैं हीट किल्ड एस स्ट्रेन, और हीट किल्ड एस स्ट्रेन है तो मिक्स करते हैं जब, है ना, अब इसमें आर स्ट्रेन भी मिक्स करेंगे, तो ये एस हो गया और एस में आर भी, लेकिन ये वाला कैसा है, किल्ड, ये लिविंग है। तो क्या होता था, डेड हो जाता था माउस। तो लेकिन यहाँ इन्होंने बस एक चीज ऐड कर दी है, वो देखते हैं क्या ऐड किया है। देखो कि ये कर लिया हीट किल्ड, उसके बाद या तो इस एक्सपेरिमेंट को 3 बार करो या इसके 3 पार्ट कर लो। ठीक है, इसमें ऐड कर दिया एंजाइम प्रोटीनेज, ऐड कर दिया आरएनएज, मींस आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम, डीएनएज, डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोटीनेज मींस प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। तो अब इसमें प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, मीन्स प्रोटीन तो बचा नहीं, इसमें आरएनए नहीं बचा, इसमें डीएनए नहीं बचा। ठीक है, अब इन्हीं में से कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होगा, पता ही तो नहीं है, अब देख लेते हैं कौन है। तो जब इसमें प्रोटीन डाइजेस्ट कर दिया इस वाले में, हीट किल्ड में, और अब इसको या इसमें ऐड किया आर स्ट्रेन। ओके, और जब इसको इंजेक्ट किया माउस में, और माउस विल डाई, और जब उसकी बॉडी से सैंपल कलेक्ट किए गए तो उसकी बॉडी में एस सेल मौजूद थी, स्मूथ वाली। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जबकि प्रोटीन ट्रांसफर हो नहीं सकता, क्योंकि प्रोटीन को तो हमने कर दिया डाइजेस्ट। तो कम से कम प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होने की संभावना तो यहाँ से खत्म हो गई। बिल्कुल सेम इस चीज़ को रिपीट किया, और इसकी बॉडी से भी एस सेल मिली सैंपल में,
जबकि आरएनए को डाइजेस्ट कर दिया, तो आरएनए तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं हो सकता, इसकी भी संभावना खत्म हो गई। बिल्कुल ऐसे ही फिर से रिपीट किया इस एक्सपेरिमेंट को, लेकिन अब की बार जो माउस है वो डेड नहीं हुआ, और इसकी बॉडी से सैंपल जब लिए गए तो इसकी बॉडी में एस सेल प्रेजेंट भी नहीं थी। इसका मीन ये हुआ कि अब की बार ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं। ओके, तो डीएनए इसमें नहीं है, जबकि आरएनए इसमें है, प्रोटीन है। ओके, तो इसका मतलब आरएनए प्रोटीन यहां से भी साबित हो गया कि नहीं है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, सो डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने बिलीव नहीं किया इन पर कि इनके एक्सपेरिमेंट, क्या ये कहो, इनकी वजह से इनको पूरी तरह से मान्यता नहीं मिली, है ना। माना नहीं साइंटिस्ट ने कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। फर्दर 1952 में हर्सी और चेज ने एक्सपेरिमेंट किया, और इन्होंने जो ऑर्गेनिज्म यूज किए एक्सपेरिमेंट में, वो एक तो बैक्टीरियोफेज, आप जानते हो बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, और बैक्टीरिया। ओके, और यहाँ कुछ रेडियो एक्टिव लेबल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल मीन्स प्रोटीन और डीएनए का यूज किया गया है। दरअसल रेडियो एक्टिव लेबल्ड या फिर हैवी आइसोटोप लेबल्ड का यूज तब करते हैं जब हमें किसी चीज़ को ट्रेस करना है ना। और ट्रांसमीटर देखा होगा कि ट्रांसमीटर लगा दिया किसी की कार में या बैग में, तो बैग कहाँ कहाँ जाएगा हमें पता रहेगा, भाई किस गली में गया, किस घर में, किस ऑफिस में, वो सब पता रहेगा। तो ये एक तरह से रेडियो एक्टिविटी हमने डाल दी किसी मॉलिक्यूल में, तो जहाँ जहाँ मॉलिक्यूल जाएगा वहाँ वहाँ रेडियो एक्टिविटी जाएगी, और हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि वो मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ पहुँचा, है ना। तो ट्रेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है कभी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, या फिर कई बार हम हैवी एटम्स भी, हैवी एलिमेंट्स भी यूज करते हैं, आइसोटोप यूज करते हैं ट्रेसिंग के लिए। तो कभी कभार रेडियो एक्टिव, कभी कभार हैवी। बहरहाल यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, रेडियो एक्टिविटी को यूज कर रहे हैं फॉर ट्रेसिंग पर्पज। तो अब एक और चीज़ समझते हैं वायरस के बारे में। तो वायरस में एक तो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और प्रेजेंट होता है इसमें डीएनए, है ना। तो प्रोटीन और डीएनए हम जानते ही हैं कि जो डीएनए है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये एलिमेंट होते हैं। हमने जब डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा था अभी डीएनए का, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजनस बेस में नाइट्रोजन, और फॉस्फेट जो बॉन्ड था उसमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड या फॉस्फेट, उसमें फॉस्फोरस था। तो ये एलिमेंट होते हैं। तो जब हमने डीएनए को रेडियो एक्टिव बनाया, उस समय हमने किस एलिमेंट का रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिया है, तो किसका लिया है, फॉस्फोरस का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब डीएनए रेडियो एक्टिव लेबल्ड बनाया तो हमने क्या यूज किया, P32 या फिर S35। तो जब डीएनए को बनाया रेडियो एक्टिव तब क्या यूज किया, P32। ओके, और जब हमने प्रोटीन को रेडियो एक्टिव बनाया तो प्रोटीन में सल्फर प्रेजेंट होता है, तब हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा लिया है, सल्फर लिया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बहरहाल हुआ ये, सबसे पहले हमने वायरस और बैक्टीरिया को मिक्स कर दिया तो वायरस अपना काम करेगा, मतलब अपने होस्ट को इन्फेक्ट करेगा।
तो इसने इन्फेक्ट किया। और हम जानते ही हैं कि वायरस अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बैक्टीरिया के अंदर डाल देता है, ठीक है। और वो जो बैक्टीरिया की सेल है या होस्ट की सेल है फिर वायरस प्रोड्यूस करती है, ऐसा होता है। तो इस तरह से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। पहले जेनेटिक मटेरियल चला जाता है बैक्टीरिया की सेल में या जिस ऑर्गेनिज्म, जो भी होस्ट है, जो भी ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी में, और फिर उस होस्ट की सेल की पूरी मशीनरी वर्क करती है और वायरस प्रोड्यूस करती है। तो इस तरह से वायरसेस में रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले इन्फेक्शन हुआ, ठीक है। इन्फेक्शन के बाद हमने ब्लेंडिंग कर दी। अब ये ब्लेंडिंग क्या है? सिंपली ब्लेंडर में डाल के, ये ब्लेंडर आपने देखा ही होगा, किचन ब्लेंडर जैसे होता है, ब्लेंडर में डाल के इसको एजिटेट कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा हिलाया। हिलाया इसलिए कि वायरस अलग हो जाए और बैक्टीरिया अलग हो जाए। जेनेटिक मटेरियल तो अंदर ही चला गया होगा, अब वायरस का कैप्सिड, बाहर का जो कैप्सूल है वो बचा, वो अलग हो जाएगा एजिटेशन से, जब हम हिलाएंगे बड़ी तेज़ी से ब्लेंडिंग में, है ना, ब्लेंडिंग प्रोसेस में, ठीक है। और फिर ब्लेंडिंग करने के बाद हमने कर दिया सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है आप जानते हो, हम बड़ी तेज़ी से बहुत ज़्यादा आरपीएम पर जब ये रोटेट करता है तो जो भी इसमें टेस्ट ट्यूब लगी हैं उनमें जो मटेरियल भरा है वो सेपरेट हो जाता है। क्यों? इस वजह से, अगर उसमें पार्टिकल अलग अलग डेंसिटी के हैं, है ना, अलग अलग डेंसिटी के, तो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो हुआ ये कि जो सेल्स हैं बैक्टीरिया की सेल, वो तो नीचे बैठ जाएंगी ज़रूर, ठीक है। और जो ये कैप्सूल है वो ऊपर जो सुपरनेटेंट है उसमें होगा होगा है ना, वायरस का कैप्सूल सुपरनेटेंट में, और जबकि जो सेल्स होंगी बैक्टीरिया की वो कहाँ पर होंगी? यहाँ पर, ठीक है। अब सिंपली करना क्या है हमें, अगर जैसे ये तो यहाँ मौजूद है और ये जो सेल है वो कहाँ मौजूद है? इधर बेस पर मौजूद है। अब मान लो कि हम रेडियो एक्टिविटी को चेक करेंगे। अब रेडियो एक्टिविटी हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर, ओके, ऊपर की तरफ सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी दिखाई दे रही है, ओके। डिटेक्ट की हमने, दिखाई तो आंखों से तो नहीं देगी, डिटेक्ट की, ओके। और जब यहाँ रेडियो एक्टिविटी है इसका मतलब कि क्योंकि जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर जाएगा रिप्रोडक्शन के लिए, इसका मतलब क्योंकि प्रोटीन में रेडियो एक्टिविटी थी जो कि बैक्टीरिया के अंदर गई ही नहीं और जाती तो यहाँ दिखाई देती, इसका मतलब प्रोटीन तो नहीं है जेनेटिक मटेरियल, ओके। अब सेम यहाँ पर प्रोसेस किया। अब की बार जब किया तो जो सुपरनेटेंट है वहाँ तो रेडियो एक्टिविटी है नहीं, है ना, वहाँ नहीं है, वहाँ डिटेक्ट नहीं हुई। लेकिन जो बेस है वहाँ पर रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हो गई सेल्स में। इसका मतलब ये है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो हर्शी चेज ने किया। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं सब्जेक्टिव। डिफाइन ट्रांसफॉर्मेशन इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, डिस्कस हाउ it help in the identification of DNA as the genetic material. सेकंड भी हो जाएगा, who reveal biochemical nature. थर्ड भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ओके। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। हाँ, और एक और बात, नोट्स एनसीईआरटी की मदद से वीडियो देख लिया, समझ ली सारी चीज़ें। अब एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छी लैंग्वेज में शॉर्ट में ये सारी चीज़ें लिखी हैं, तो नोट्स आप एनसीईआरटी की हेल्प से बनाओ। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। बाकी वीडियो के लिंक में नीचे जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन होता है उसमें लिंक मिलेगा आपको, उस लिंक में ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट मिल जाएगा,
उसको करके आप भेजो।